अतः भारत का अक्षांशीय व देशांकीय विस्तार लिखिए। अथवा करके लिखा भारत कौन कौन से राज्य। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता और सभी धर्मों का सम्मान करता है। ठीक है, इस तरह से पांचवें का आंसर रहेगा। और जो छठवां आता है, प्राथमिक स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए दोपहर की भोजन की योजना, मिड डे मील जैसे कदम उठाए गए हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपको हम दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर एक शतभाग मोटर का सॉल्यूशन था, ये रहा आपका एक शतभाग मोटर का सॉल्यूशन। ठीक है, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, पांचवें, छठवें का। तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका आता है भारत का अक्षांशीय व देशांकीय विस्तार लिखिए। अथवा करके भारत कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर। ठीक है, उत्तर से 67 डिग्री 6 उत्तर है। ठीक है, इसका देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व है। ठीक है, और करके लिखा भारत कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है नाम लिखिए। करके लिखा भारत 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पास 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 7वां था तराई क्या है और 8वां था भावर क्या है। तो दोनों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, आपका 7वें का 8वां का आंसर दिया गया है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपका आता है नमामि गंगे परियोजना क्या है, और आपका 8वां था प्रादेवी भारत नदियों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर नमामि गंगे परियोजना देख लीजिए, और साथ ही प्रादेवी नदियाँ और हिमालयन नदियाँ। ठीक है, दोनों की आप यहाँ पर अच्छे से आंसर देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है गिलोटिन क्या था, अथवा आता 100 क्लॉथ का अर्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर पहले तो देख लीजिए गिलोटिन 2 खंभों के बीच एक ब्लेड वाला एक उपकरण था। इसका उपयोग फ्रांसीसी क्रांति के दौरान से धड़ से अलग करने के लिए किया जाता था, जिसे डो गिलोटिन ने विकसित किया था। और इसका आंसर देख लीजिए, अथवा का 100 क्लॉथ का अर्थ लिखिए। 100 क्लॉथ का शाब्दिक अर्थ बिना घुटने वाले होता है या पेरिस में जेकोबिन क्लब के सदस्यों को संदर्भित करता था। इस तरह से आपको पतलून पहनते थे, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन का वर्णन इस प्रकार हुआ। अथवा आता रूसो कौन था, फ्रांस की राज्य क्रांति में इसका क्या योगदान था। तो आप यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और 10वें का आपका आंसर देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न भी आपका लिखा, उत्तर भी साथ में लिखा, तो आपको कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी देखने में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। अथवा आता निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य था। तो चलिए आप 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कुलक रूस में धनी किसानों को कहा जाता था। स्टालिन के सामूहिक खेती कार्यक्रम के तहत कुलकों को संपत्ति जब्त करने उन्होंने सामूहिक खेतों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य था, तो इसको उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। और चलिए आपके यूनिट के आंसर वो देख लेते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, या एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों को अपने नेताओं को चुनने का अधिकार होता है, जिससे वे अपनी सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं। साथ ही लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं देख लीजिए। शासकों चुनाव जनता करती है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है। साथ ही चौथा पॉइंट भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, रंगभेद क्या और संघीय सरकार किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका रंगभेद दिया गया है, रंगभेद वाला उत्तर। और साथ ही संघीय सरकार किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है कार्यशील पूंजी का अर्थ लिखिए। सॉरी, दिया गया कार्यपालिका विधायिका द्वारा अंकुश कैसे रखा जाता है। अथवा प्रस्तावना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका कार्यपालिका और विधायिका द्वारा अंकुश कैसे रखा जाता है देख लीजिए, और प्रस्तावना का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो इसको उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है कार्यशील पूंजी का अर्थ लिखिए। अथवा भौतिक पूंजी किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर कार्यशील पूंजी का अर्थ लिख लीजिए। ये आपका कार्यशील पूंजी का अर्थ दिया गया है। साथ ही भौतिक पूंजी किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, रबी और खरीफ फसल में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा आता पलांतर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन से हैं। तो पहले तो आप रबी और खरीफ फसल में अंतर लिख लीजिए। इन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है अक्टूबर नवंबर। इन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है जून जुलाई।
इन्हें किस ऋतु में काटा जाता? मार्च अप्रैल। इन्हें शरद ऋतु में काटा जाता? सितंबर अक्टूबर। और उदाहरण देख लीजिए, गेहूं, चना, सरसों। और उदाहरण हो जाएगा धान, मक्का, ज्वार। फिर आपका आता है यहाँ पर परंपरा में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो इसका आंसर भी देख लीजिए आपका कौन सा रहने वाला है। ठीक है, पशुपालन, लघु स्तरीय गृह निर्माण, दुकानदारी, परिवहन, ये आपकी ठीक है गैर कृषि क्रियाएं हो जाएंगी। फिर आपका यहाँ पर देख लेते 17वां प्रश्न। तो 17वां आता आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए, अथवा जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है। तो आप यहाँ पर आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर देख लीजिए। ठीक है, आपका आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर दिया गया है। फिर आप जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है, तो इसका अर्थ भी देख लीजिए, ये आपको उत्तर दिया गया। ठीक है, अथवा का फिर आपका था भुवन पोर्टल पर संचित टिप्पणी लिखिए, अथवा